गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रवि कुमार टाटा आज फिर नए टॉपिक के साथ आज हम चर्चा करेंगे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपको मैं बता देता हूँ कि बोर्ड के आधार पर जो अपनी जो बुक है IBSC की जो बुक है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो कहने का मतलब है कि 3 यूनिट में बांटा गया है। जो पहली यूनिट है जो अपनी है एग्रोनॉमी, जिसको सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं, और दूसरी यूनिट जो है अपनी वो है हॉर्टिकल्चर यानी विज्ञान के नाम से, और तीसरी यूनिट जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के आधार पर स्थापित की गई। तो इसी के दौरान जो प्रथम यूनिट है अपनी वो है सस्य विज्ञान के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है जो अपना है सस्य विज्ञान मृदा और बीज, इस चैप्टर के अंतर्गत अपन सस्य विज्ञान मृदा और बीज का अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है जो अपने बोर्ड मार्क के आधार पर यानी कि मतलब है कि परीक्षा नंबर के आधार पर ये जो चैप्टर है ये 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का ये चैप्टर आ जाएगा। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन अपने बनेंगे, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन अपने बनेंगे। वो चैप्टर बनेंगे 1+1 यानी इसमें एक नंबर के रहेंगे 2 क्वेश्चन आएंगे। और इसी के दौरान जो अपना पहला टॉपिक होगा वो होगा एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी क्या है, सस्य विज्ञान क्या है, उसको एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रोनॉमी को हिंदी भाषा में हम सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान के अंतर्गत कृषि की जो फसल अपन करते हैं कृषि में, उसके अंतर्गत जो क्रियाएं जो अपनी होती है, जैसे चाहे निराई गुड़ाई हो या फसल उपज बढ़ाने का हो, उत्पादन बढ़ाने के कार्य हो, उन सब का जो विगत अध्ययन जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सस्य विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द कहने का तात्पर्य ये है कि जो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, और सामान्यतः ये जो शब्द है कई किताबों में एग्रोनॉमी का जो एग्रोनॉमिक शब्द है वो ग्रीक भाषा का दिया रखा है, लेकिन अपन को एक बोर्ड के मान्यता के आधार पर जो चलना है वो लैटिन भाषा के आधार पर अपन को चलना पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसको लैटिन भाषा का शब्द ही हमें मानना पड़ेगा। एग्रोनॉमी जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का शब्द होने के तात्पर्य में 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक्रोस और डोमोस। एक्रोस का मतलब होता है सोइल, भूमि। डोमोस का मतलब होता है प्रबंध। ठीक है, जैसे कि नाम से विदित हो रहा है कि एग्रोनॉमी 2 भागों में विभाजन हम करते हैं। एग्रो का मतलब एग्रोस और डोमो का डोमोस। एग्रोस का मतलब होता है भूमि और डोमोस का मतलब होता है प्रबंध। यानी कि इसकी परिभाषा जो अपन परिभाषित करेंगे उसकी तरह होगा कि भूमि प्रबंध यानी खेत का प्रबंधन करके उसमें फसल उत्पादन क्रियात्मक जो क्रियाएं जो हम करेंगे और उससे जो अपना जो उत्पादन हो वो क्या कहलाएगा, सस्य विज्ञान कहलाएगा। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी विद्यार्थी इसको देख सके हैं। कहने का मतलब ये है यानी कि परिभाषित के रूप में कृषि विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत फसल उत्पादन भूमि प्रबंध का क्रियात्मक अध्ययन किया जाता है सस्य विज्ञान कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिभाषा, इसी प्रकार की कठिनाई होगी।
सृष्टि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन, आदि का क्रियात्मक अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। एक बात मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एग्रोनॉमी जो शब्द है, सस्य विज्ञान जो शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। सामान्यतः अपनी किताबों में दे रहे थे लैटिन भाषा का शब्द, लेकिन कई किताबों में इसे ग्रीक भाषा का शब्द भी बता रखा है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो मान्यता के हिसाब से जो माना जाएगा वो लैटिन भाषा का शब्द को ही अपन प्राय रूप से मानेंगे। एग्रोनॉमी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है एग्रो, दूसरा है नोम। एग्रो का मतलब भूमि और नोम का होता है प्रबंध, यानी कि मृदा का प्रबंध करके खेती करना, फसल उत्पादन करना। इसी तरह इसको हम परिभाषित करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन आदि का क्रियात्मक अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार जो प्रथम जो टॉपिक है सस्य विज्ञान, इसको परिभाषित करने कर दिया है। ये कौन हो गया, इससे जो ले सकते हैं इसको लेना है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो लोग हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मृदा। मृदा के बारे में सर्वप्रथम जो हम अध्ययन करेंगे वो सर्वप्रथम इसके टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम मृदा क्षरण। मृदा क्षरण देखिए, इसको एक बार पुनः समझ लीजिए आप। मृदा क्षरण, मृदा क्षय, मृदा कटाव, ये तीनों ही एक नाम, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के संबंधित में क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो मृदा अपक्षय के नाम से पूछ सकता है, मृदा कटाव के नाम से पूछ सकता है और मृदा क्षरण के नाम से पूछ सकता है। तो जैसे कि इसका अपक्षय क्षरण का मतलब ये है कि मृदा का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, हो सकता है वो वायु के माध्यम से भी चले जाए, जल के माध्यम से भी जा सकता है। कहने का मतलब है कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा क्षरण, मृदा क्षय या मृदा कटाव कहलाता है। जैसे कि परिभाषा हुई, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा क्षरण, अपक्षय या मृदा कटाव कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन होगा जो अपना ये होगा कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा क्षरण, मृदा अपक्षय, मृदा कटाव कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि मृदा का स्थानांतरित होना मतलब दूसरी जगह चला जाना मृदा क्षरण, अपक्षय व मृदा कटाव कहलाता है। या सेकंड डेफिनेशन इसको अपन दे सकते हैं, जब आप बोल सकते हैं मृदा का अपने स्थान से
पृथक्करण होना, मृदा क्षरण कहलाता है। ये जो परिभाषा है वो साधारणतः आसानी में लोगों को आपको याद हो सकती है, इसलिए इसको एक नया आयाम की परिभाषा के रूप में दिया गया है। तो इसका तात्पर्य ये कहने का तात्पर्य है कि मृदा क्षरण अक्षय कटाव ये किसके द्वारा हो सकता है। कहने का मतलब मुख्यतः दो द्वारा होता है, वायु द्वारा और जल द्वारा। लेकिन वो जो वायु द्वारा और जो जल क्षरण है उसका जो इशू है वो बाद में आएगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन है उसको अपन समझ लेते हैं कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा क्षरण, मृदा क्षय, मृदा कटाव कहलाता है। मृदा का अपने स्थान से पृथक्करण होना मृदा क्षरण कहलाता है। इन दोनों से कोई भी एक डेफिनेशन आप बता सकते हो बाकायदा, जैसे कि एग्जामिनर में या वाइवा में जो भी आप कर सकते हो। इसका तात्पर्य ये है कि यानी कि ये कोई रेत का टीला है, आप इसको समझ सकते हो, ये कोई रेत का टीला है और इस रेत के टीले से मिट्टी की दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना, क्या होना, दूसरी जगह स्थानांतरित होना। तो ये क्या है कि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रही है। अब ये हो सकता है कि ये जल द्वारा भी हो रही हो, हो सकता है कि वायु द्वारा भी हो रही हो, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहला इशू ये है कि ये अपना क्या होगा, क्षरण होगा, कटाव होगा, अक्षय होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण, अक्षय और मृदा कटाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। मृदा क्षरण, मृदा क्षरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। देखिए, पहला क्षरण होगा प्राकृतिक क्षरण और द्वितीय क्षरण होगा त्वरित क्षरण। देखिए इसको, मृदा क्षरण, कटाव, ये जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। प्राकृतिक क्षरण जो होता है ये प्रकृति के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। और इस क्षरण से मृदा को न के बराबर नुकसान, समझिए इसको। प्राकृतिक क्षरण जो होता है प्रकृति के द्वारा होता है और इस क्षरण से मृदा को न के बराबर यानी कोई विशेष नुकसान नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्षरण है प्रकृति के द्वारा होगा, प्रकृति ही इसे अपने आप स्वतः ही मेंटेन कर लेगी, मतलब इसका प्रबंध है जो प्रकृति अपने आप स्वतः ही कर लेगी। और इस क्षरण का क्या होता है, प्राकृतिक क्षरण होता है। और ये जो क्षरण होता है बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम पाया जाता है। त्वरित क्षरण जो है ये मनुष्य द्वारा किया जाने वाला क्षरण, मनुष्य द्वारा किए जाने वाला क्षरण। ये जो क्षरण है मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला क्षरण है और इसमें मृदा को नुकसान, मृदा को उपजाऊपन, कम करते हैं। ठीक है, इसको समझिए कैसे मृदा को जो उपजाऊपन है जो खत्म कर दिया, फिर मनुष्य द्वारा ऐसा होता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला क्षरण कौन सा कहलाता है, त्वरित क्षरण कहलाता है। इस क्षरण के अंतर्गत जैसे
खेत है, कोई फील्ड है, इसको समझिए आप। इस खेत की फील्ड में क्या होता है कि जो वनस्पतियां होती हैं, मतलब छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, चारागाह जिसको हम मान सकते हैं, उसके दौरान क्या होता है कि पशु पक्षी वगैरह इसको क्या करते हैं, बड़े पशु जो अपने गाय भैंस वगैरह होते हैं, वो जब इसको वनस्पति विहीन कर देते हैं, यानी कि कहने का मतलब इस वनस्पति को समाप्त कर देते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि पशुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ों को तोड़ देना, जिसको अपन अपनी लोकल भाषा में ढोलिया इसको बोल सकते हैं, तो इन पेड़ों को टूटवा देते हैं, कहने का मतलब है कि वो चलने के दौरान ये टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये वर्षा के जो किनारे हैं बिखर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वर्षा या पानी द्वारा ये क्या होता है कि अपने आप होता है, क्या होता है कि नीचे की तरफ गिरने लग जाती है, जिस प्रकार से क्या होता है कि ये जो क्षण होता है क्या करता है, त्वरित क्षण करता है। कहने का मतलब है किसी खेत में अगर पशु द्वारा या मनुष्य द्वारा उस चारे को काट लिया जाता है, वनस्पतिहीन कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सुचारू रूप से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, चाहे वायु की तरफ जा सकती है, चाहे वो पानी के द्वारा भी जा सकती है। इस क्षण को क्या बोलते हैं, त्वरित क्षण बोलते हैं। प्राकृतिक क्षण, त्वरित क्षण, इनकी भी जो मुख्य दो शक्तियां पाई जाती है जिनके द्वारा मुख्य रूप से क्षण होता है। वो दो शक्तियां कौन कौन सी है वो देख लीजिए आप। जो मुख्य रूप से दो शक्तियां जो हैं, मुख्य रूप से जो दो शक्तियां हैं, पहली जो इसकी शक्ति है वो है जल शरण, और दूसरी जो शक्ति है वो है वायु शरण। कहने का तात्पर्य मतलब है कि मृदा शरण, मृदा कटाव, मृदा क्षय जो होता है दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक और त्वरित। उसके बाद में इसकी दो शक्तियां हैं जिनके द्वारा मुख्य रूप से होता है जल शरण और वायु शरण। जल शरण को देख लीजिए, जल शरण जो होता है वो भारत में सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुख्यतः होता है, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में पानी की अधिकता होने के कारण, पानी की अधिकता के कारण। जबकि जल शरण जो होता है राजस्थान में मुख्यतः आड़ती क्षेत्र, मुख्यतः आड़ती क्षेत्र में होता है। जैसे आड़ती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, देखिएगा। जलीय शरण जो होता है वो भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता होती है। जलीय शरण का कहने का मतलब है कि मृदा जो होती है वो पानी के साथ बह के चली जाती है। जलीय शरण का मतलब क्या है कि जो मृदा है वो पानी के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जलीय शरण कहते हैं। जैसे कि जल द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना जलीय शरण कहलाता है। जलीय शरण कहलाता है। देखिएगा फिर इसको, जलीय शरण यानी कि जल द्वारा पता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना जलीय शरण कहलाता है। जलीय शरण पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक होगा, पानी मिलता है। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में होगा। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो मुख्यतः 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़, जिनमें क्या होता है कि मुख्य रूप से यहाँ पे चंबल नदी का प्रवाह ज्यादा होता है। चंबल नदी का प्रवाह अधिक होता है, जिससे आगे की ओर बहती है पानी मिट्टी को आगे की तरफ ले जाती है। जब भी आपने देखा होगा कि इन क्षेत्रों में जहाँ भी जो एक तरीके से बजरी खनन जो होता है उन क्षेत्रों में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की मृदा है जो उपजाऊपन अधिक होता है। ठीक है। जलीय शरण जो होता है वो कैसे 4 प्रकार से होता है। देखिए, पहला है बौछार, दूसरा है परल, तीसरा है रेल और
होता है अवनाली। ठीक है, इनको समझ लीजिए। जल क्षरण जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला है बौछार क्षरण। बौछार क्षरण में क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ कि बौछार क्षरण में जब वर्षा की बूंदें, मोटी मोटी जो बूंदें होती है पूर्ण रूप से बारिश न होकर मिट्टी पर तेजी से प्रहार करती है तो आसपास की मिट्टी है वो तितर बितर हो जाती है, जिससे क्या होती है कि मिट्टी रहते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप इसको समझिएगा कि ये अपने पास कोई टीला है, रेत का टीला है। इस रेत के टीले पे अगर वर्षा की बूंदें आ रही हैं ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, मोटी बूंदें आ रही है वर्षा के, तो यहाँ से इस मिट्टी के कणों को तितर बितर कर देगी, यानी कि मिट्टी के कणों के अंदर देगी, इनका फैलाव कर देगी, इनको फैला देगी, जिससे क्या होगी ये मिट्टी नीचे की तरफ फोल्ड होते हुए घूमते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी। और पूर्ण रूप से जो मिट्टी बची हुई है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगी। और इस क्षरण को क्या बोलते हैं, बौछार क्षरण बोलते हैं। इसी क्षरण को अपन बोलेंगे बौछार क्षरण। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिएगा। बौछार क्षरण का मतलब है कि किसी प्रकार के कोई रेत का टीला है जिसमें वर्षा की बूंदें जो होती हैं अगर तेजी से उस पर प्रभाव करती है तो उसके मिट्टी के कणों को तितर बितर कर देती है, यानी उसको अलग अलग कर देती है, जिससे कि मिट्टी अलग हो जाती है और आगे की तरफ बह के निकल जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, बौछार क्षरण। उसके बाद में दूसरा जो क्षरण आता है वो आता है पराक्षरण। इस क्षरण को अपन सीट या चादर क्षरण भी कहते हैं। इस क्षरण को सीट या चादर क्षरण भी कहते हैं। इस परत को इंग्लिश में शीट बोलते हैं और अन्य नाम दिए गए चादर दिए गए। इसमें क्या होता है कि ये जो क्षरण है ये आंखों से दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब है कि ये उपजाऊ पौधों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। जो बारीक महीन कण होते हैं जो पानी के साथ बह के चले जाते हैं। सामान्यतः जैसे कि ये पानी के धोरे अगर आपने देखे होंगे राजस्थान में जो मुख्यतः बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि पानी का प्रवाह है, देखिए तो इस पानी के प्रवाह के साथ क्या है कि मिट्टी के जो कण है वो भी बहते जाएंगे। अगर इसको अगर हाथों में पानी देके देखा जाए तो बारीक कण महीन कण जो है वहां पे पूर्ण रूप से हल्के रूप में दिखाई देते हैं। उसी को अपन परसरण सीट और चादर क्षरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृदा के उपजाऊ कण को एक साथ पानी के साथ धीरे धीरे महीन के रूप में बहा ले जाते हैं और दूसरे खेतों में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, परसरण सीट या चादर यानी कि चादर के रूप में ले जाते हैं। उसके बाद में रेल क्षरण होता है। रेल जो क्षरण है इसको नाली क्षरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली क्षरण। नाली क्षरण इसलिए कहा जाता है कि नाली को इंग्लिश में रिल कहा जाता है। इसका कोई अलग से फैक्ट नहीं है, बस नाली को इंग्लिश में रिल कहा जाता है। तो रिल का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो अपना जो खेत होता है, फील्ड होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जुताई से पूर्व छोटी छोटी जो पानी की खालियां बन होती है, छोटी छोटी क्या होती है, पानी की खालियां बन जाती है। लेकिन ये जो खाली है विशेष रूप से वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये जो खालियां है जो जुताई के दौरान क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि तात्पर्य इसमें जो खेत में जुताई से पूर्व जो नालियां बनी हुई है उस नालियों में पानी बढ़ जाता है, मतलब इनका जो गहराईपन होता है वो कम होता है। लेकिन इसमें खेत से अगर जुताई करेंगे, फसल जब बुआई करेंगे तो ये नालियां खत्म हो जाती है। और इसके बाद में जो चौथा जो क्षरण आता है, जल क्षरण आता है, वो आता है अवनाली का। इसे आपको मुख्यतः गुली रेशम भी कहते हैं। इसको गुली क्षरण भी बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए नीचे से आराम से अवनाली का, इसे गुली क्षरण भी अपन इसको बोलते हैं। 4 प्रकार है, 3 प्रकार हो गए। चौथा प्रकार है अवनाली का गुली क्षरण। इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से जलीय क्षरण में सर्वाधिक रूप से मृदा को जो नुकसान पहुंचाने वाला जो कोई क्षरण है वो कौन सा है, अवनाली का गुली क्षरण। मुख्यतः जेट ऐसे काफी बार से पूछा जाता है कि जलीय क्षरण में कौन सा कारक मृदा को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, और वो कारक कौन सा है, अवनाली का या गुली क्षरण। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में मुख्यतः जब होता है जब पानी का प्रवाह और वेग जब तेजी से आता हो तो मिट्टी तो खेत के अंदर, मृदा के अंदर कम से कम 1 मीटर गहरा और 3 मीटर चौड़े तक के गड्ढे कर देता है, जिससे क्या कि मृदा का उपजाऊपन घट जाता है और मृदा जो बीज है वो अंदर की तरफ नहीं जाते। ये सामान्यतः जो बीज होते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर के अंतर्गत नीचे डाले जाते हैं। अगर इसके दौरान बीज अगर ऊपर नहीं आता है, अगर ज्यादा गहराई हो जाती है तो इससे क्या होता है कि वो अवनाली का गुली क्षरण का रूप हो जाता है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जब कभी भी अगर अपन
वो करते हैं, यानी कि जो खेतों में पानी वगैरह को देते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं कि जो पाइप वगैरह होते हैं उसके नीचे हम किसी प्रकार के कट्टे का, टाट का या जो पुली है उसका प्रयोग हम करते हैं। तो उसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो जो मर्दा में है उस मर्दा में गड्ढा ना है, उस गड्ढे को बचाने के लिए। उससे क्या होता है कि पानी के वेग जो तेजी होती है उस तेजपन को, पानी के तेजपन को, प्रवाह को कम करता है, जिससे क्या होता है मर्दा सुचारू रूप से समतल बनी रहे, तो उपजाऊ को कोई विशेष प्रकार का नुकसान न हो। इसलिए जलीय सरण में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो अवस्था है वो अवनालिका सरण, जिसको अपन को गोली सरण या गोली रेशम भी अपन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जल सरण जो होता है सर्वाधिक भारत में पश्चिम बंगाल में होता है पानी की अधिकता के कारण, राजस्थान में जो होता है हाड़ क्षेत्र में होता है, कोटा, बाराबंकी, झालावाड़ में होता है, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र अधिक होता है। जलीय सरण होता है 4 प्रकार से होता है, पहला सरण बोचार सरण, दूसरा खरा सरण, तीसरा होता है रेत और चौथा होता है अवनालिका। बोचार सरण जो होता है इसमें वर्षा की मोटी मोटी बूंदें आने के कारण मिट्टी को तितर बितर कर देती है, वहां से छिटक देती है और वो पानी के साथ दूसरे स्थान पर जाने से उपजाऊपन दूसरे खेत में चले जाता है। इसी के साथ परत सरण है, सीट है, चादर है, इसके अंतर्गत क्या होता है, परत सीट चादर के अंदर जब पानी दिया जाता है तो ये पानी के साथ बहकर ऊपरी सतह से छोटे छोटे बारीक कण जो होते हैं जो हाथ लेके देख सकते हैं उसके साथ ही बह के चली जाती है। उसके बाद में रेल या नाली, रेल सरण जो होता है बहुत ही छोटा सरण होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि जो रेल जो होता है ये जुताई के दौरान खत्म हो जाता है। उसके बाद में सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाने वाला जो सरण है वो अवनालिका है, इसे गोली सरण भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है जो अवनालिका होता है, गोली सरण जो होता है इसमें मुख्यतः इसमें गहराई के रूप में ले जाता है, मतलब मीटर में पानी, मतलब पानी का वेग अगर तेज हो तो उसमें क्या होता है गड्ढे कर देते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा सरण जो अपना आ रहा है वो आ रहा है वायु सरण। दूसरा जो सरण होता है इसकी दूसरी शक्ति जो है कौन सी है, वायु सरण। वायु सरण जो होती है मुख्यतः ये भी 3 प्रकार से होता है, पहला है उछलन, दूसरा है निलंबन और तीसरा है सतही सर्पण। समझिएगा थोड़ा। देखो वायु सरण जो होता है मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है, कहां पे होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे कि मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके एमपी बोलते हैं, और गुजरात, ये मुख्यतः इन क्षेत्रों में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान की बहुत मात्रा पाई जाती है, बर्फ का क्षेत्र है जो ज्यादा है, बर्फहीन क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, वायु सरण यहाँ पे अधिक होता है। लेकिन राजस्थान में जो वायु सरण होता है मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में होता है, पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में जो जिले आते हैं वो आते हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये जिले होते हैं जो मुख्यतः इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु व्यवस्था होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मर्दा वायु के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि वायु के वेग के दौरान, मतलब वायु के वेग से मर्दा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना वायु सरण कहलाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला सरण है उछलन, दूसरा निलंबन, तीसरा सतही। उछलन में जैसे कि नाम से सिद्ध हो रहा है उछलना, जैसे कि कणों का क्या है, उछलना, यानी कि जिन कणों का व्यास 0.1 से 0.5 मिली व्यास वाले होते हैं, जिन मिट्टी के कण 0.1 से 0.5 मिली व्यास वाले होते हैं, वे कण हवा के वेग तेज प्रवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उस अवस्था को उछलन कहते हैं। वायु सरण द्वारा सर्वाधिक मर्दाओं को जो नुकसान होता है वो उछलन से होता है, और ये जो नुकसान होता है ये 70 से 75% होता है। उसके बाद में निलंबन। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन, यानी कि जैसे गोल का मतलब ये जो होता है, ये जिस प्रकार परत है, चादर है, उसी प्रकार होता है। ये मुख्य रूप से दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि जिन कणों का व्यास 0.1 मिमी से कम होता है उसे निलंबन सरण कहते हैं। ये इस अवस्था को आप देख नहीं सकते, इस अवस्था को आप पहचान सकते हैं। जैसे कि
सामान्यतः अब ये समझिएगा, जैसे कि हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं बिना किसी हेलमेट के, बिना किसी चश्मे के, तो उसमें क्या होता है कि एक जो हवा का जो प्रभाव होता है उसमें वायु की तरफ घुलकर आंखों में छूने लगते हैं, और आंखों में छूने के कारण वो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन एहसास करते हैं। तो वो जो अवस्था होती है वो अवस्था नीलापन। क्यों? क्योंकि कण जो होते हैं 0.1 मिली से कम होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हमको, उसी अवस्था क्या बोलते हैं? नीलापन। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है सतह सर्पण। सतह सर्पण में क्या होता है ये भी देखिए। सतह सर्पण का मतलब है कि जिन मर्दा कणों का व्यास 0.5 मिमी से अधिक हो, यानी कि हवा का प्रभाव तो मर्दा कणों पर पड़ेगा, लेकिन 0.5 यानी कि कण क्या हो रहा है? भारी हो रहा है यहाँ पे, तो भारी हो रहा है तो हवा के वेग से उड़ नहीं पाएगा, इसलिए क्या होगा? वो रेंगकर चलेगा। रेंगकर चलेगा तो क्या होगा? सांप की तरह चलेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? सतही सर्पण। क्या बोल दिया गया? सतही सर्पण। एक बार फिर रिपीट मैं इसको कर रहा हूँ। वायु सरण राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात में होता है, जो क्योंकि बर्फीले क्षेत्र अधिक है। पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में, जोधपुर में अधिक होता है। उछलन, निलंबन, सतह सर्पण 3 प्रकार से होता है, जिनमें कणों का व्यास 0.1 से 0.5 मिमी व्यास वाले हो। सर्वाधिक नुकसान वायु सरण में उछलन से होता है 70 से 80%। निलंबन जिन कणों के व्यास 0.1 मिमी से कम होता है उसमें निलंबन से होता है। और सतह सर्पण जिन मर्दा कणों का व्यास 0.5 मिमी से अधिक होता है। तो भारी होने के कारण क्या होता है? वो मर्दा पर ही रेंगकर चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सतही सर्पण। तो इस प्रकार से जो अपना ये जो टॉपिक है, जो मर्दा सरण का जो कटाव लक्ष्य है, ये पूर्णतः अपना समाप्त होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसके बारे में, उसके बचाव होगी, जैविक संरक्षण होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा।